सो हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद निक। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री की बुक का 6 चैप्टर भक्ति, सूफी और परंपराएं, इसका पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, भक्ति सूफी परंपराएं इस चैप्टर का दोस्तों पार्ट 1 में इससे पहले लेकर आ गया था आपके लिए, जिसमें हमने बेसिक डिटेल्स के बारे में जाना था इस चैप्टर की। आज जो है दोस्तों पार्ट 2 में हम और भी अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझेंगे। तो दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है? इसके अलावा दोस्तों, कुछ बातें मैं आपको बता दूँ। पॉलिटिकल साइंस जो है आपकी क्लास 12th की, उसके उसके भी चैप्टर मैं कुछ दिनों में शुरू करने वाला हूँ। पॉलिटिकल साइंस की बुक को भी स्टार्ट करेंगे हम और उसमें भी कुछ बेहतरीन चैप्टर हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अब चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है उत्तर भारत और भक्ति आंदोलन। यानी कि दोस्तों, इससे पहले वाले पार्ट 1 में हमने जाना था दक्षिण भारत के बारे में, भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत के बारे में। आज हम जानेंगे दोस्तों उत्तर भारत के बारे में। ठीक है? उत्तर भारत के बारे में आज हम जानेंगे। पिछले वाले पार्ट में हमने दक्षिण भारत के बारे में जाना था। क्या हुआ दोस्तों, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौर में उत्तरी महाद्वीप का क्षेत्र छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था। जैसे कि दक्षिण के आपने देखा होगा कि दक्षिण के जो राज्य थे उस टाइम पे, दक्षिण की साइड के एरिया के, वो सब एकजुट थे और बड़े राज्य थे वहाँ। यहाँ जो है उत्तरी भारत में ऐसा हुआ था उस टाइम पे, सारे क्षेत्र जो हैं छोटे-छोटे राज्यों में बँटे हुए थे। ठीक है? और इन क्षेत्रों में राजपूतों का शासन हुआ करता था। अलग-अलग उस टाइम पे रजवाड़े मौजूद थे और वहाँ अलग-अलग राजपूतों का शासन होता था दोस्तों। इन सभी शासकों में एकता का अभाव था। ठीक है? इन सारे जितने भी शासक थे इनमें यूनिटी नहीं थी, एकता का अभाव था टोटली। ये एकजुट नहीं थे, जिस कारण उत्तर भारत में मुस्लिम शासकों का शासन स्थापित हुआ। और इस कारण से क्या हुआ, क्योंकि दोस्तों उत्तर भारत के जो शासक थे राजपूत, ये आपस में एकजुट नहीं थे, इनके अंदर यूनिटी नहीं थी, जिस कारण से क्या हुआ, उत्तर भारत में मुस्लिम शासक आ गए और मुस्लिम शासकों का शासन स्थापित हो गया। ठीक है? एक तरफ जहाँ दक्षिण भारत में अलवार और नैनार फल-फूल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत में मुस्लिम शासन का उदय हुआ। जैसे कि दोस्तों हमने पिछले वाले पार्ट 1 में जाना ही था अलवार और नैनार संतों के बारे में, जो कि भक्ति आंदोलन में प्रमुख थे। तो दक्षिण की साइड के तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे अलवार संत और नैनार संत। लेकिन उत्तर भारत में क्या हो रहा था, उत्तर भारत में दोस्तों मुस्लिमों की लोकप्रियता ज़्यादा बढ़ रही थी और मुस्लिम शासन जो है उसका उदय हो रहा था। ठीक है? तो इस तरीके से दोस्तों स्टार्टिंग में ही उत्तर भारत में क्या हुआ, विभाजकता बढ़ी। यहाँ राजपूतों में यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी, जिस कारण से क्या हुआ, मुस्लिम शासक यहाँ आ गए और उनके शासन का यहाँ उदय हुआ। ठीक है? अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। ये वाला हमारा दोस्तों टॉपिक है नेक्स्ट, उत्तर भारत और मुस्लिम शासन। अब उत्तर भारत में दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, शासन बिखरा हुआ था, सारे शासक एकजुट नहीं थे, यूनिटी वहाँ नहीं थी, इस कारण से मुस्लिम शासन वहाँ आ गया था। तो क्या हुआ दोस्तों, मुस्लिम शासन कैसे आया उसके बारे में जानते हैं। बेसिकली दोस्तों उस टाइम पे 3 आक्रमण प्रमुख हैं, जिनके बारे में मैं आपको यहाँ बताऊँगा। पहला आक्रमण जो है दोस्तों आपका, पहला मुस्लिम आक्रमण, ये हुआ था दोस्तों 711 में। 711 में अरब के एक शासक थे मोहम्मद बिन कासिम, उन्होंने ये किया था। ठीक है? 711 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इस आक्रमण के बाद कासिम ने भारत का सिंध वाला हिस्सा उस टाइम पे जीत लिया था, जो सिंध की साइड का है, और उस पर अपना शासन स्थापित किया। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में जब भारत पे आक्रमण किया, तो सिंध नामक क्षेत्र जो हमारा सिंध वाला हिस्सा है, उसे जीत लिया। ठीक है? और दूसरे आक्रमण में क्या हुआ, जब दूसरा आक्रमण करा मुस्लिम शासकों ने, तो दूसरा आक्रमण किया गया दोस्तों मोहम्मद गजनवी द्वारा, जो कि किया गया 1001 में, सन 1001 में। तो इन्होंने भी भारत पर आक्रमण किया और इसका उद्देश्य जो था मेनली मोहम्मद गजनवी का, इसका उद्देश्य मेनली भारत के क्षेत्रों को लूटना था, यहाँ से धन संपत्ति लूटना था। ठीक है? इसके अलावा दोस्तों मोहम्मद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और उसे लूटा। यानी कि बहुत ज़्यादा बार दोस्तों, 17 बार बहुत होता है। 17 बार जो है दोस्तों मोहम्मद गजनवी ने भारत में आक्रमण किया और इतने बार जो है भारत को लूटा। ठीक है? 16वीं बार की एक घटना हुई दोस्तों, कि 16वीं बार जब ये मोहम्मद गजनवी भारत को लूट कर जा रहा था,
तो वर्तमान के हरियाणा और उत्तर प्रदेश में स्थित जाटों ने मिलकर क्या करा, मोहम्मद गजनवी को लूट लिया। यानी कि जब ये 16वीं बार भारत को लूट कर ले जा रहा था मोहम्मद गजनवी, तो हमारे हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के जाटों ने मिलकर इससे जो है वो सारी सामान जो यहाँ से ले जा रहा था उसे लूट लिया। ठीक है? उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसी घटना का बदला लेने के लिए मोहम्मद गजनवी ने 17वीं बार भारत पर आक्रमण किया। यानी कि वो दोस्तों 16 बार आक्रमण करके यहाँ भारत से जाने वाला था, लेकिन 16वें आक्रमण में क्या हुआ, जब उत्तर प्रदेश के और हरियाणा के जाटों ने उससे उसकी संपत्ति छीन ली जो भारत से ले जा रहा था, तो उसके गुस्से में उसने 17वां आक्रमण किया भारत में। यानी कि टोटली 17 बार भारत में मोहम्मद गजनवी द्वारा आक्रमण किए गए। ठीक है? दूसरा आक्रमण दोस्तों ये हो गया हमारा। और तीसरा आक्रमण था दोस्तों जो कि हुआ था 1191 में। ठीक है? 1191 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। लेकिन उस टाइम पे क्या था दोस्तों, उस टाइम पे भारत में मौजूद थे पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान के मौजूद होने की वजह से मोहम्मद गौरी जो है इन दोनों के बीच में तराइन के क्षेत्र में युद्ध हुआ, जो कि तराइन का युद्ध काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोस्तों। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर बनता है। अभी तो आपके एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा खैर 12th की बोर्ड एग्ज़ाम में, लेकिन जब आप बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में हुआ था। ठीक है? इस युद्ध में क्या हुआ था दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, तराइन के प्रथम युद्ध में, और गौरी की पराजय हो गई थी। और इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इस दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई अब जानते हैं हम। तीसरा आक्रमण तो ये था। अब क्या हुआ दोस्तों उसके बाद कि इस युद्ध के ठीक बाद जब तराइन का पहला युद्ध हुआ, इसके ठीक एक बाद साल यानी कि 1192 में क्या हुआ, मोहम्मद गौरी वापस आया और उसने पृथ्वीराज चौहान को हराकर अपना शासन यहाँ स्थापित किया। अब देखिए दोस्तों 1191 में क्या हुआ था, 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। लेकिन मोहम्मद गौरी को हराने के बाद जो है पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया था। अगर पृथ्वीराज चौहान चाहते मोहम्मद गौरी को उस समय मारना, वो मार सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी पता नहीं क्यों मोहम्मद गौरी को जाने दिया। और उसके बाद क्या हुआ, 1 साल बाद जब मोहम्मद गौरी लौट के आए भारत, तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और ऐसा लिखा गया है इतिहास में कि उनकी आँख-आँख भी उन्होंने फोड़ दी थी और भी बहुत सारे खराब चीज़ें उनके साथ की। ठीक है? तो दूसरे उसमें ये जीत गया फिर तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में मोहम्मद गौरी। तो उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद गौरी का शासन यहाँ स्थापित हो गया और मोहम्मद गौरी का कोई वंशज नहीं था, लेकिन उसका कोई मतलब कोई पुत्र-वुत्र नहीं था। इसलिए क्या हुआ, उसकी मृत्यु के बाद उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना दिया गया। यानी कि दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक बहुत ही ज़्यादा गुलाम थे लेकिन मोहम्मद गौरी के, लेकिन एक बहुत ज़्यादा स्किलफुल, एक बहुत ज़्यादा कौशलपूर्ण हम कह सकते हैं। ये एक अच्छे शासक के रूप में उभरे। ठीक है? तो इन्हें बना दिया गया उसके बाद, मोहम्मद गौरी की का कोई वंशज नहीं था इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक बना दिया गया। ठीक है? अब बढ़ते हैं दोस्तों चैप्टर में आगे की ओर। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के बारे में हम जानते हैं थोड़ा। थोड़ा हम सिलेबस से दोस्तों अभी बाहर जा रहे हैं। आपके सिलेबस में तो ये दिल्ली सल्तनत या इन चीज़ों के बारे में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको आपकी डिटेल के लिए बता दे रहा हूँ कि इन चीज़ों से कैसे जो है बाद में उत्तर भारत में कैसे-कैसे शासक आए और कैसे मुस्लिम संप्रदाय बढ़ा, उसके बारे में जानना है हमने इसमें बेसिकली। दोस्तों क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई 1206 से, ठीक है? और इसमें जो है बहुत ज़्यादा वंश थे दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में आप देख सकते हैं इतने वंश थे। सबसे पहला वंश था दोस्तों दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, और गुलाम वंश से संबंधित हैं दोस्तों आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रज़िया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जैसा कि दोस्तों आप अभी जान ही गए होंगे कि ये जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और इस बाद में जो है मोहम्मद गौरी के कोई वंशज ना होने की वजह से इसे शासक बना दिया गया और इसका पुत्र दोस्तों इल्तुतमिश था, जिसने आगे जाके बहुत अच्छे कार्य किया। और इल्तुतमिश की पुत्री थी रज़िया सुल्तान, रज़िया बेगम, कुछ आपने ऐसे नाम सुना होगा, ठीक है? तो इनकी ये पुत्री थी। ये हो गया आपका गुलाम वंश। मैं आपको इनके बारे में डिटेल में नहीं बता सकता अभी क्योंकि दोस्तों आपके सिलेबस में इनके बारे में कुछ है ही नहीं। वो तो मैं आपकी बेसिक जानकारी के लिए फिर भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? और दूसरा जो वंश आया गुलाम के बाद उसका नाम था दोस्तों खिलजी वंश। खिलजी वंश में दोस्तों 2 शासक थे,
एक का नाम था जलालुद्दीन खिलजी और एक का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता और ज़्यादा उनके बारे में कुछ है भी नहीं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं और उनके बारे में एक मूवी भी बनी थी दोस्तों पद्मावत, अगर आपने देखी हो, जिसमें रणवीर सिंह जो है अलाउद्दीन खिलजी का रोल निभाते आपको दिखे थे। तो वो जो मूवी बनी थी वो इसी अलाउद्दीन खिलजी जी के ऊपर थी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा क्रूर शासक था। ठीक है? उसके बाद खिलजी वंश के बाद क्या हुआ दोस्तों, तुगलक वंश आया और तुगलक वंश का संस्थापक दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक जो है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। और तुगलक वंश के बाद दोस्तों सैयद वंश आया और सैयद वंश के संस्थापक थे दोस्तों आपके आलम शाह। सैयद वंश के बाद लोधी वंश। लोधी वंश में जो प्रमुख शासकों के नाम है दोस्तों इस प्रकार हैं। एक थे आपके बहलोल लोधी, जो कि संस्थापक थे लोधी वंश के, और दूसरा है इब्राहिम लोधी। ठीक है? क्या हुआ दोस्तों, जब 1526 में इब्राहिम लोधी और लोधी पानीपत के युद्ध में पराजित हुआ और मुगल वंश से भारत में आया। 1526 में क्या हुआ दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ प्रथम। ठीक है? और ये युद्ध जो है दोस्तों, पानीपत का प्रथम प्रथम युद्ध, ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। ठीक है? जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, तो उसमें दोस्तों बाबर विजयी रहा और उसके बाद दोस्तों बाबर के विजयी होने की वजह से मुगल वंश भारत आया। ठीक है? तो ये थे आपकी दोस्तों दिल्ली सल्तनत। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अगर नहीं भी आई है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए दोस्तों, देख लीजिएगा मतलब बाद में। और दोस्तों इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए क्योंकि आपके बहुत काम आएँगे ये। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अब जानते हैं मुगल वंश के बारे में। अगर बात की जाए दोस्तों मुगल वंश की, जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि बाबर ने क्या करा, 1526 में पानीपत की विजय के बाद पानीपत की विजय प्राप्त की और पानीपत की प्रथम युद्ध में दोस्तों उसने इब्राहिम लोदी को हराया और लोदी वंश को समाप्त कर दिया और मुगल वंश की स्थापना कर दी। अब दोस्तों मुगल वंश का एक फॉर्मेट है जिसे आपको मैंने याद करने के लिए एक फॉर्मेट बना रखा है, जिससे आपको इजीली पूरा याद हो जाएगा अच्छी तरीके से। दोस्तों ये है फॉर्मेट होता है दोस्तों भाई साहब। इसे आप कह सकते हैं भाई साहब, ठीक है? भाई साहब वाला फॉर्मेट है दोस्तों ये। अब मैं भाई साहब में आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ इसको। दोस्तों बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, आई से दोस्तों आप यहाँ पर जहांगीर मान लीजिएगा और इसको ऐड कर लीजिएगा, और एस मतलब दोस्तों शाहजहां, ए फॉर औरंगजेब और बी फॉर बहादुर शाह जफर। यानी कि दोस्तों मुगल वंश को याद करने की ट्रिक यही है, भाई साहब। ठीक है? भाई साहब ट्रिक ट्रिक से दोस्तों आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा मुगल वंश और कभी भी आप भूलेंगे नहीं इसे। ठीक है? तो इस ट्रिक को दोस्तों नोट कर लीजिए और इस ट्रिक के लिए एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है? तो दोस्तों आप बाबर, तो इस तरीके से बाबर का पुत्र आपका हुमायूं, हुमायूं के बाद दोस्तों अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर बहादुर शाह जफर। अब इनके बारे में दोस्तों हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आपका जो 8th चैप्टर है, 9th चैप्टर है, उसमें हम इनके बारे में, इन शासकों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ इस चैप्टर में इन शासकों के बारे में कुछ था नहीं। फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल के लिए इसे इनके बारे में कुछ बता दिया ऐसे ही। तो यही था दोस्तों और यही इसका शॉर्टकट है दोस्तों, भाई भाई साहब। इसे नोट कर लीजिए, इससे आपको पूरा मुगल वंश याद हो जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है? अब बढ़ते हैं दोस्तों चैप्टर में आगे की ओर। है दोस्तों हमारा टॉपिक मुस्लिम धर्मों और सूफियों का उदय। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब इतना शासन फैल गया मुस्लिमों का, तो उसके बाद क्या हुआ, मुस्लिम धर्म के आया भारत में, उत्तर भारत में, और सूफियों का उदय हुआ। अब सूफी क्या थे दोस्तों, आप सूफी जानते नहीं होंगे। दोस्तों क्या हुआ, समय के साथ इस्लाम में सूफियों का उदय हुआ। सूफी बेसिकली क्या होते हैं दोस्तों, सूफी शब्द जो है दोस्तों सफा शब्द से निकला था और सफा का अर्थ होता था दोस्तों पवित्र। या सफ़ा शब्द जो है दोस्तों सूप नामक एक शब्द से निकला था, जिसका अर्थ अर्थ होता था ऊन। यानी कि दोस्तों बेसिकली अगर मैं सिंपल वर्डों में बताऊँ तो सूफ़ी जो है, जैसे हमारे भारतीयों में जो धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं, जिसे हम धार्मिक संत कहते हैं, वैसे ही दोस्तों मुस्लिम संप्रदाय में भी धार्मिक संत हुआ करते थे, उन्हें ही हम सूफ़ी कहते थे, ठीक है? उन्हें ही सूफ़ी कहा जाता था, ठीक है? सूफ़ी दोस्तों वे लोग थे, जो शरिया नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते थे, ठीक है? शरिया जो है दोस्तों, शरिया एक मुस्लिम ग्रंथ है, जिसमें मतलब मुस्लिम धर्म के जितने भी नियम हैं,
किस तरीके से उनको रहना चाहिए मुस्लिमों को, उनका पूरा वर्णन मिलता है हमें शरिया नामक एक मुस्लिम ग्रंथ है जो उसमें। तो उन सारे नियमों का पालन ये सूफ़ी करते थे। यानी कि बेसिकली दोस्तों धार्मिक संत कह सकती हैं आपको, जो कि पवित्र रहते थे और पवित्र विचार बोला करते थे, मतलब पवित्र विचार दूसरों को दिया करते थे। ठीक है? तो यही थे दोस्तों सूफ़ी, जो कि इनका उदय हुआ मुस्लिमों के साथ। खानकाह, तो सूफियों के बारे में क्वेश्चन बनता है उससे, सूफी मान ली जैसे हमारे इंडियन कल्चर में हम धार्मिक संत कहते हैं, वैसे ही इस्लाम में धार्मिक संतों को सूफी कहा जाता था। बस इतना नोट कर लीजिए। और बाकी ये जो है दोस्तों, इतनी लाइन अगर आप लिखाएंगे तो आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिल जाएंगे। जो कि शरिया के नियमों का जो पालन करते थे, बस वो सूफी थे। ठीक है? और शरिया क्या है आप समझ ही चुके हैं, एक मुस्लिम ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों? अब जानते हैं दोस्तों खानकाह के बारे में, और खानकाह के बारे में दोस्तों क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो इसे भी जान लीजिए। खानकाह क्या होता था दोस्तों, एक आश्रम जैसा क्षेत्र होता था। ठीक है? यहाँ क्या होता था दोस्तों, शेख तथा उसके मुरीद रहते थे। शेख का अर्थ होता है दोस्तों शिक्षक, और मुरीद का अर्थ होता है दोस्तों शिष्य या अनुयायी। ठीक है? यहाँ पर क्या होता था दोस्तों, लोग अपनी आस्था प्रकट करने और इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आया करते थे इन खानकाहों में। और ये खानकाह जो होते थे दोस्तों, खानकाह में पूरे दिन लंगर की व्यवस्था होती थी, यानी कि लंगर की व्यवस्था भी होती थी, फ्री में आप यहाँ कुछ भी खा सकते थे। खानकाहों में क्या होता था दोस्तों, लोग ताबीज़ भी बनवाते थे, बनवाने आते थे, यानी कि ताबीज़ भी बनवाने यहाँ लोग आया करते थे। ठीक है? तो ये बेसिकली दोस्तों खानकाह क्या था, खानकाह एक आश्रम टाइप का ही था, जहाँ कौन रहता था, शेख और मुरीद, शेख यानी कि शिक्षक, मुरीद यानी कि शिष्य। और यहाँ क्या होता था, लोग अपनी आस्था प्रकट करने आते थे बेसिकली, यहाँ लंगर भी लगती थी। तो दोस्तों यही था खानकाह, आश्रम की तरह मान सकते हैं आप इसे। ठीक है? तो ये होते थे खानकाह। नोट कर लीजिए दोस्तों इन पॉइंट्स को। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा सिलसिला व्यवस्था। दोस्तों जानते हैं सिलसिलों के बारे में, जिन सिलसिलों की शुरुआत हुई थी मुस्लिम संप्रदाय में। सबसे पहले जानते थे दोस्तों, यह व्यवस्था ज्ञान के विस्तार की पीढ़ी में नुमा व्यवस्था थी, यानी कि ज्ञान के विस्तार के लिए। अब दोस्तों सिलसिले जो थे ज्ञान के विस्तार के लिए क्या थी, एक पीढ़ी-नुमा व्यवस्था थी। और अलग-अलग प्रकार के सिलसिलों के नाम दोस्तों आपको सुनने को मिल जाएँगे। जैसे सुहरावर्दी सिलसिला, कादिरी सिलसिला, मतलब अलग-अलग टाइप के सिलसिले उस टाइम पे दोस्तों प्राचीन टाइम पे चले थे, जिनके बारे में आप नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। ठीक है? यह व्यवस्था ज्ञान के विस्तार की पीढ़ी-नुमा व्यवस्था थी। इसके अंदर पैगंबर मोहम्मद साहब को मुख्य शिक्षक माना जाता था। दोस्तों आपने क्लास 11th हिस्ट्री की बुक में पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में तो ज़रूर पढ़ा होगा, जिन्हें इस्लाम धर्म का संस्थापक या इस्लाम धर्म का दूत माना जाता है, पैगंबर संदेशवाहक। ठीक है? तो उसमें क्या करा गया है इन सिलसिलों में, उन्हें प्रमुख शिक्षक माना गया है। ठीक है? उनके पश्चात उनका एक शिष्य शिक्षक बना। ऐसी परंपरा माने वंशानुगत टाइप से जैसे चले, मतलब एक शिक्षक था, फिर उसके बाद उससे सीख के कोई दूसरा शिक्षक बना। ऐसे कुछ कह सकते हैं आप, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली चीज़ें। जैसे कि ऊपर बताया है पीढ़ी-नुमा व्यवस्था थी। खानकाह में स्थित शिक्षक को शेख, मुर्शीद या पीर कहा जाता था। ठीक है? जो खानकाह में जिन खानकाह के बारे में जो हमने पढ़ा था, वहाँ जो शिक्षक है दोस्तों उसे शेख, मुर्शीद या पीर कहा जाता था। दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। उनके शिष्यों को मुरीद कहा जाता था। मुरीद यानी कि शिष्य हुए दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा ही था आगे। और शेखों द्वारा मुरीदों को शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। ठीक है? क्या करते थे शेख, क्या करते थे शिक्षक, क्या करते थे शिष्यों को शिक्षा देते थे, जो कि एक बेसिक काम है। हर शिक्षक शिष्य को शिक्षा देता ही है। ठीक है? तो ये थे दोस्तों सिलसिलों के बारे में कुछ डिटेल, जिसमें ये बताया गया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब क्या थे, हमारे मुख्य शिक्षक माना गया है उन्हें। और शेख और मुरीद के बीच में, यानी कि शिक्षक और शिष्य के बीच में संबंधों का वर्णन किया गया है। ठीक है? तो आई होप आपको इस टॉपिक समझ में आया होगा, इसे भी नोट कर लीजिए। अब हमारा दोस्तों टॉपिक ये, जो व्यक्ति मुस्लिम धर्म कबूल करता था, उसे 5 बातें माननी होती थी। ठीक है? 5 बातें दोस्तों मुस्लिम संप्रदाय में बहुत ज़्यादा मेन है। इन 5 बातों को नोट कर लीजिएगा। और ये 5 बातें दोस्तों आपने क्लास 11th हिस्ट्री की बुक में ही पढ़ा होगा। चैप्टर 4 था जो हमारा, उस चैप्टर 4 में भी दोस्तों इसके बारे में डिटेल से बताया गया है, इन नियमों के बारे में। अगर आपने वो बुक, आपको थोड़ी भी याद है वो चैप्टर, ठीक है? तो इनका पहला नियम है दोस्तों कि अल्लाह ही भगवान है और पैगंबर मोहम्मद उसके दूत हैं। ठीक है? यानी कि अल्लाह ही भगवान है और पैगंबर मोहम्मद जो है उनके, मोहम्मद साहब उनके दूत यानी कि संदेशवाहक हैं।
और दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ना आवश्यक है। दूसरी चीज़ इन्होंने ये बताई है। तीसरी चीज़ ये कहते हैं कि जमात, खैरात, दान, दक्षिणा करना आवश्यक है। और चौथा नियम है दोस्तों इनका, सभी मुस्लिमों ने रमज़ान में रोज़े रखने चाहिए। ठीक है? और 5वां नियम है दोस्तों इनका, जीवन में हज, मक्का, मदीना की यात्रा की जानी चाहिए। तो दोस्तों ये जो 5 नियम है ना, इनके बहुत ही ज़्यादा प्रमुख हैं। नमाज़ पढ़ना, खैरात बाँटना या मक्का, मदीना तीर्थ यात्रा करना या पैगंबर मोहम्मद को दूत समझना, ठीक है? तो ये इनकी जो है मुस्लिम संप्रदाय में प्रमुख 5 बातें हैं जो कि हर किसी को माननी होती थी। और दोस्तों ये जो 5 बातें हैं दोस्तों, आपने क्लास 11th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 4 है, इस्लाम धर्म का उदय और व विस्तार, उसमें ये आपने ये 5 बातें डिटेल से पढ़ी ही होंगी, तो ये आपको ये ईज़िली समझ में आ गई होंगी। और अगर नहीं भी आई हैं तो दोस्तों इन्हें नोट कर लीजिए और वीडियो को ये स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का दोबारा देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आती है, 2-3 बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरे चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो बस दोस्तों आज के पार्ट 2 में इतना ही था और हम मिलेंगे दोस्तों अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। और आपको ये एक चीज़ बता दूँ कि आपको अगर ये पार्ट 2 आपने आज सीधे देखा तो दोस्तों इससे पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप जब तक का इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखेंगे, आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। तो पार्ट 2 को देख लीजिएगा एक बार जाकर। अगर आपने देख लिया है तो देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसने नहीं देखा है, जो आज पार्ट 2 देख रहे हैं सीधे, वो पहले पार्ट 1 देख के आएँ, तब जाके दोस्तों आपको इसका पार्ट 2 अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है? और दोस्तों बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।